जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। और आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं नीट टेस्ट नंबर 17 का केमिस्ट्री का पेपर। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। उसके आगे क्वेश्चन स्वप्निल सर आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 46 एक डी ब्लॉक कंपाउंड में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनके बारे में है और पूछा गया है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अभी बोला गया मोस्ट ऑफ दीज आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक टाइप। अब देखो, पहले समझ लो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, जब भी कभी हमारा कोई भी फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट किसी भी फोर्थ पीरियड या इससे ज़्यादा पीरियड के एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, मान लीजिए ये आयरन है। अब देखो इसका, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का, तो इसके पास 4 शेल हैं तो इसका साइज बड़ा है। अब अगर हम इसको सेकेंड पीरियड के कार्बन के साथ मिला दें तो कार्बन का साइज छोटा है, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का, उसके पास 2 शेल्स होते हैं। तो कार्बन इनके जो वॉइड्स होते हैं वहां पर आके बैठ जाएगा, यानी वॉइड्स को इंटरस्टिशीज कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन आके बैठ जाएगा इंटरस्टिशीज में। इस तरीके से फोर्थ पीरियड या इससे ज्यादा पीरियड वाले बड़े एटम को जब छोटे एटम यानी फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड, जैसे हीलियम, जैसे बोरोन, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, इनसे आप मिलाते हो तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। अब इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक डी ब्लॉक में NCERT में गिवन है। खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? पहली बात तो ये कि जब ये यहाँ पर इनके वॉइड्स को फिलअप कर देते हैं तो ये और ज़्यादा मोर हार्ड हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारी जो नॉर्मल मेटल होती है, जो प्योर मेटल होती है, उससे ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी एज इट इज़ रखते हैं जैसे प्योर मेटल की थी, बट ये इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव कम होते हैं प्योर मेटल की तुलना में, या लगभग बराबर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव नहीं होते। तो ये इनकी खास बात होती है। और दूसरी खास बात इसमें ये होती है कि जैसे हम लोग अगर मान लीजिए मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ मिला रहे हैं तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड में ये 2 चार्ज Cl के नीचे, ये 1 चार्ज इसके नीचे। तो इससे हम कहेंगे कि MgCl2 में Mg का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और Cl का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ये फिक्स है, बट यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं फिक्स होता, इसीलिए इस तरह के कंपाउंड को नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स हैं और ये स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। सो अब ये हमें ऑप्शन पढ़ लेने हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, ये मोर हार्ड हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी मेंटेन रखते हैं, दे आर इनर्ट, नॉट अ रिएक्टिव एलिमेंट। सो अब हम लोग देखेंगे 46 का फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे तो इनकरेक्ट बताना, तो फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट ऑफ दीज आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ये तो भाई सही हो गया, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक टाइप होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन द मेटल, प्योर मेटल, जी हाँ बिल्कुल सही। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक और थर्मल कंडक्टिविटी भी बनाए रखते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी इज हायर देन मेटल्स, ये बात गलत हो गई, ये लोग तो इनर्ट हैं या केमिकल रिएक्टिविटी कम है प्योर मेटल से। सो हमारा फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 57 में बात करते हैं, मिच मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट शॉट। बिल्कुल ठीक है। मिच मेटल आपको पता है कि मिच मेटल लेंथेनॉइड से और आयरन से, कार्बन से, कैल्शियम से, इनसे मिलाकर बनती है। अब ये जो मिच मेटल होती है, अगर हम इसमें मैग्नीशियम मिला दें तो इस तरह की एलॉयज को पायरोफोरिक एलॉयज कहते हैं। पायरोफोरिक मीन्स अगर ये किसी चीज पे टकराएंगी
अगर इन पे प्रेशर डलेगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये बुलेट शॉट्स बनाने के काम में आती हैं। अगर मिच मेटल में, जो मिच मेटल लेंथेनॉइड्स का मिक्सचर है, साथ में उसमें आयरन है, सल्फर है, कैल्शियम है, आपने इसको एफ ब्लॉक में पढ़ा हुआ। अगर इसमें मैग्नीशियम मिला दे तो पायरोफोरिक एलॉय बन जाता है। पायरोफोरिक एलॉय प्रेशराइज होने पर या टक्कर मारने पर एक्सप्लोड कर जाता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा प्रयोग होता है बुलेट शॉट्स बनाने में, बंदूक की गोली बनाने में। ऐसी गोली जो कि अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए नहीं चलाई जाएगी, टारगेट के पीछे अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उस पर चला दी जाएगी और वहाँ एक्सप्लोजन हो जाएगा और हमारा टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये मिच मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट सही है। एटॉमिक नंबर 100 इज ऑफ फर्मियम, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। एक्टेनॉइड सीरीज में फर्मियम आता है, जैसे आपको मालूम है पहले थोरियम आता है, फिर प्रोटेक्टियम आता है, यूरेनियम आता है, नेपच्यूनियम आता है और प्लूटोनियम आता है, और उसके बाद एमेर्शियम आता है, कैलिफोर्निया आता है, कैलिफोर्नियम, बर्कलियम आता है, कुरियम आता है। ये सबको अगर आप काउंट करोगे, फिर आइंस्टीनियम आता है, फिर फर्मियम आता है। तो 90 थोरियम से आपको एक्टिनॉइड सीरीज को स्टार्ट करना है। तो 90 थोरियम का हो गया, प्रोटेक्टियम 91 हो गया, इसी तरीके से यूरेनियम 92 हो गया, डैश 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 करते चले आइए। आइंस्टीनियम 99 और फर्मियम 100। सो ये भी सही दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। सो इस बार भी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट टाइम भी फोर्थ हुआ, इस बार भी फोर्थ हो गया। अब एक बार और फोर्थ हो जाए तो हैट्रिक हो जाएगी। तो देखते हैं अब हैट्रिक हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले पूछी गई है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम C.F.S.E कर लेते हैं, और इसके लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ा है, और वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 0.6x माइनस 0.4y डेल्टा O। अब ये x क्या है? x है हमारे इलेक्ट्रॉन नंबर इन Eg, और y क्या है? इलेक्ट्रॉन नंबर इन T2g, इलेक्ट्रॉन नंबर इन T2g। अब ये Eg और 2Tg क्या है ये आप लोग जानते होंगे, नहीं पता तो बता देता हूँ। जो d ऑर्बिटल्स होती हैं, d जो सबशेल होती है वो 5d ऑर्बिटल से मिलकर बनती है, dxy, dyz, dxz, dx कॉमन y स्क्वायर, dz स्क्वायर। और जब ये हमारा कोई भी डी ब्लॉक का मेटल आयन जिसके पास डी सबशेल है वैलेंस शेल में, वो लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो डी सबशेल की स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो T2g की एनर्जी कम हो जाती है और Eg की एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये जो T2g है ये dxy, dyz, dxz है, और ये dx का y स्क्वायर, dz स्क्वायर है। अब मुझको देखो D4 कह रहा है कि D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि D में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल किए जाएंगे, तो यहाँ पर 3 फिल हो जाएंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ फिल कर दूं तो पहले 3 क्लॉकवाइज था, अब एक एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज से न्यूट्रलाइज हो गया, तो 2 क्लॉकवाइज स्पिन बची, यानी 2 नंबर आएगा अगर मैं यहाँ पेयर कर दूं। और अगर मैं 4th इलेक्ट्रॉन को ले जाता हूँ यहाँ पर, तो अभी मेरे पास 4 क्लॉकवाइज स्पिन आ रहे हैं। तो 4 क्लॉकवाइज स्पिन 2 क्लॉकवाइज स्पिन से ज़्यादा है, इसका मीन्स है ये हाई स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा। अब क्योंकि ये Eg मीन्स मेरा x है और T2g मीन्स मेरा y है, तो x में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है मेरे, और y में यानी कि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूंगा, तो अभी मैंने क्या निकाला? 0.6 इंटू एक्स की जगह पे 1 और माइनस 0.4 इंटू वाई की जगह पर 3 डेल्टा O।
अब सॉल्व करो, ये आ गया 0.6 माइनस 1.2 डेल्टा ओ। सो सॉल्व करने पे आ गया माइनस 0.6 डेल्टा ओ। कोई ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन, क्या बात है, 4 4 4, 3 बार 4 आ गया, हैट्रिक 4 है तो हो गई हैट्रिक, 3 टाइम्स, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें मोस्टली होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाए, तो वो डायामैग्नेटिक होता है। तो हम लोग अभी करते हैं, देखो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालो +3 है, तो इसमें कोबाल्ट 3+ आ रहा। अब कोबाल्ट 3+ का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका जनरल वे में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 3d7 4s2 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज आ गया तो इसका 3d6 होगा। अब 3d6 होगा और फ्लोरीन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। सो ये 6 इलेक्ट्रॉन को बिना पेयर कराए या स्टार्टिंग में पेयरिंग नहीं होगी, फिल करेगा। तो बिना पेयरिंग के फिल करो भाई, 1 2 3 4 5 और लास्ट में एक पेयरिंग कर दी 6। तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका n वैल्यू 4 है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ Ni में देखो, यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब Ni क्या होता है, आयरन कोबाल्ट निकल 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d8 4s2 आता है। अब यहाँ पर लास्ट में हमको मिल जाएगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर। अब जो Cl है वो भी फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, पहले होन्स रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो होन्स रूल के खिलाफ जाके पेयरिंग करा देता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी भाई पैरामेट्रिक हो गया। पी लिख दे रहे हैं पैरामेट्रिक के लिए, ये भी पी पैरामेट्रिक, ये भी पी पैरामेट्रिक। और अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, फिर से Ni की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, फिर से 3d8 आएगा। अब हम लोग को पेयरिंग करानी है, क्योंकि हम लोग को पता है हमारा साइनो कैसा है, साइनो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनो इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, आपके सर लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहले 8 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ थे वैसे के वैसे भर लिए जाएंगे। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर पीछे पेयर अप होने भेज देगा, तो जो हमारी फिलिंग होगी वो ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे जब आप Cu की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2+ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 आएगा, और Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस हिसाब से ये भी पैरा होगा। काउंट कर लेना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें n = 1 होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्यूप्रस आयन कह रहा है कि कलरलेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यूप्रस आयन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक के ऐसे आयन जिनके पास D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं कलरलेस? क्योंकि वो डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो Cu+ के पास 3d10 है कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप देखिए क्यूप्रस आयन कलरलेस होगा। क्यूप्रस आयन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 3D सीरीज होती है, आपने पढ़ा भी होगा, 3D सीरीज में Cu+1
Zn2 प्लस Sc3 प्लस Ti4 प्लस एंड V+5। ये जो आयंस हैं ये हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। रीजन क्या है? रीजन हमारा क्या है इसमें, क्योंकि Cu+1 और Zn2 प्लस के पास D10 होता है और इन सब के पास D0 होता है। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन में Cu+1 नहीं दिया, Zn2 प्लस दिया तो भी सेम आंसर होगा, Sc3 प्लस दिया तो भी सेम आंसर होगा। इस तरीके से ये आयंस हैं डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। कलरलेस भी हैं और डायामैग्नेटिक भी हैं। इनको याद कर लो, फर्दर काम आ सकता है। इसके अलावा आप कहेंगे सर क्या पूरे डी ब्लॉक में यही आयन कलरलेस हैं और डायमेटिक है? नहीं साहब, ये तो 3D सीरीज लिखा हुआ है। अगर आप जानते हो कि कॉपर ग्रुप 10th का मेंबर है और ग्रुप 11 का मेंबर है और कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है, आपको ये याद है। तो अगर Cu+1 आयन नहीं है, Ag+ आयन है तो भी कलरलेस होगा, और Au+1 आयन है वो भी कलरलेस होगा। Zn के नीचे Cd2+ है तो Cd2+ भी कलरलेस होगा और Hg2+ भी कलरलेस होगा। इनके नीचे आने वाले इस तरह के आयन भी कलरलेस होंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है या ऑक्टाहेड्रल शेप किसकी है? तो ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप मिलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो तो लीनियर शेप मिलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप मिलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो या तो टेट्राहेड्रल मिलेगी या तो स्क्वायर प्लेनर मिलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो या तो आपको स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा या ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मिलेगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। ऑक्टाहेड्रल शेप चाहिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। तो यहाँ पर देखो अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसकी नंबर 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फिर यहाँ पे अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसका नंबर 5 है और एक Cl आ गया, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज दिया हुआ तो यही होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख लो अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसकी नंबर 4 है। क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसकी नंबर 2 है। तो 4 + 2 6 हो गया। तो ये भी सर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आ गया। तो ऑल ऑफ दीज हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्क्वायर प्लेनर शेप? तो स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए और मोस्टली लिगेंड को स्ट्रांग होना चाहिए, नॉट ऑलवेज, क्योंकि NiCO4 वाला केस पढ़ा होगा। CO वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बट वो टेट्राहेड्रल होता है, ये तो सबको याद ही है। तो यहाँ देखो पहला मेंबर यही आ गया NiCO4, तो ये sp3 है और PtCl4 ये DsP2 है। NiCl4 ये भी sp3 है। ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, तो सेकंड वाला ऑप्शन 52 का सेकंड हमारा सही हो जाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन या स्क्वायर प्लेनर शेप किसकी होगी? तो 52 का हम लोग कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन, क्योंकि NiCO4 में अब आप चाहो तो इसको बना के देख सकते हो। मुझे तो लगता है NiCO4 सबको याद होगा, क्योंकि Na की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। तो जब आप इसका कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 लिखते हो तो आपको लास्ट में मिलता है 3d8 और 4s2 और 4p खाली होता है। बना के अगर देखना है तो बना लो उसी समय, और अगर पहले से ही तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारे पास देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, और यहाँ पर 2 है। लेकिन क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर अप कराएगा, तो पेयर अप कराने में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करा देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करा देगा। तो जो नई व्यवस्था होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से नई व्यवस्था होगी।
अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे डी में पेयर अप इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो हमारा CO है वो S से डोनेट करेगा, S से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर 1 P, फिर 2 P, फिर 3 P। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 आया तो ये टेट्राहेड्रल होगा। कई बच्चों को ये लगता है कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। मोस्टली ऐसा होता बट जरूरी नहीं, जैसा कि ये आप देख रहे हो। अच्छा, प्लेटिनम हमारा जो है वो 5D सीरीज का मेंबर है। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज का अगर सेंट्रल मेटल आयन है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी Cl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और हमें पता है कि प्लेटिनम निकिल के ही नीचे आता है। तो निकिल का भी इसी तरीके का कुछ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्लेटिनम का भी इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा। प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ पे 5D9 होगा और 6s1 होगा। 5D9 और 6s1। अब ये 5D9 6s1 कॉन्फ़िगरेशन है प्लेटिनम का, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 5D8 6s0। अब Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर अप करा देगा, ये पेयर अप हो गए। अब हमारा D से इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्टार्ट होगा। ये 5D और 6s और 6p। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्टार्ट कर दिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो क्या हाइब्रिडेशन बना? एक D यूज हुआ, एक S यूज हुआ, 2 P यूज हुए, DsP2। और DsP2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर होता है। इस तरीके से सारी बातें मैं बता रही हैं कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, सेकेंड, PtCl4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड में एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों यहाँ मौजूद है। नाइट्रो ग्रुप, जो नाइट्राइटो भी हो सकता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड आपने पढ़ा है, कोई ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, बट जब कॉम्प्लेक्स बनाए तो कोई एक उसमें से डोनेट करे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपने पढ़ा है कि ये NO2 है, ये NO2 माइनस है, अगर इसका N वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसे नाइट्रो बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये जो O माइनस वाला है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, O माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डोनर एटम है, N भी है O भी है, तो नाइट्रो हमारा एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। SCN भी आप ले सकते हो, ये SCN है, अगर S डोनेट करे तो इसको थायोसाइनेटो कहेंगे, और अगर हमारा N डोनेट करे तो इसे आइसोथायोसाइनेटो कहेंगे। N डोनेट करे तो आइसोथायोसाइनेटो कहेंगे, S डोनेट करे तो थायोसाइनेटो कहेंगे। अब इसके पास भी 2 डोनर एटम है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। सिमिलरली Cn में भी देखिए, ये देखिए, अगर C इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो साइनाइडो कहेंगे, और अगर N इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो आइसोसाइनो कहेंगे। सो ऑल ऑफ दीज मेरा आंसर यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने वाले लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके 2 एटम हो और एक डोनेट कर रहा हो, दोनों के पास लोन पेयर हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हमें यहाँ पर एक नाम दिया है और हमें उसका स्ट्रक्चर खींचना है। आराम से आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें नाम दिया हो तो हम मेटल का नाम देखते हैं, मेटल के नाम में देखते हैं 8 है कि नहीं। अगर 8 नहीं है तो मेटल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में रहती होगी और इस पे कोई चार्ज आएगा। और जो एनायन है हमारा, यहां पर देखो
कोई भी एनायन का नाम नहीं लिखा, तो मुझे लग रहा है कि एक्स जो चार्ज होगा वो 0 आना चाहिए। अभी एनायन के बारे में कुछ बताया ही नहीं है हमें कि एनायन कौन है, एनायन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम लोग चलो ये तो समझ गया कि ये मेटल नेम एज इट इज है, अगर ये इसमें 8 लगा होता तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता। अब मुझे क्या कह रहा है, अब मैं देखूंगा कि मेरा मेटल कौन है, प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम लिख लूंगा। इसका सेकंड का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 लिख लूंगा। फिर स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, डाई एमाइन, तो NH3 लिखूंगा और उसका 2 कर लूंगा, और NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मुझे पता ही है। फिर कह रहा क्लोराइडो, तो 1 Cl लिखूंगा, 1 क्लोराइडो ओनली। नाइट्राइटो N यानी N डोनर है, तो अब यहां पर मैं NO2 लिख लूंगा। और कितना नाइट्राइटो है, कुछ नहीं दिया, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। अच्छा, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को पता ही है, -1 होती है, नाइट्रो की भी -1 होती है। तो उस हिसाब से अगर x = ऐड करोगे तो +2, 2 अमोनिया का 0, क्लोराइडो का -1, नाइट्रो का -1, टोटल आ गया 0। तो यानी हम समझ गए कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा और ये एनायन भी नहीं होगा। अगर ये आता +1 तो फिर एनायन के साथ मिलाना पड़ता, अगर आता +2 तो एनायन के साथ मिलाना पड़ता, यह टर्म आयन लगा होता। तो ये वाला फॉर्मूला मैच कर लो। देखो यहाँ NH3 होल थ्राइस से हो नहीं सकता, NH3 होल ट्वाइस से हो सकता है, ClNO2। हालांकि कई बच्चों ने देखते ही मार दिया होगा, लेकिन क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए पूरी बात आपको बता रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55, कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन आपने पढ़ा है कि ये एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर एजेंट होता है, और जैसा आप देख रहे हो कि नेम में सिस लगा है, तो यानी कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता होगा, और सिस आइसोमर होगा। और सिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड रहते हैं या लेटरली अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये तो बहुत आसान कर दिया। अब इसमें वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया जिसमें कि एक बार हमारा सेम ग्रुप अगल बगल हो, एक बार हमारा सेम ग्रुप अपोजिट हो, तो हम पहचाने कि ये सिस है, ये ट्रांस है। अभी तो जस्ट फॉर्मूले से काम बन जाएगा। तो ये सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला है, सब बच्चे जानते होंगे। ये एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर एजेंट है, बायो वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। तो अभी यहाँ पर मुझे देखना है कि यहाँ 2Cl2 अमोनिया, फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे तो लग रहा। 3Cl नहीं हो सकता, 4Cl नहीं हो सकता, 4 अमोनिया नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फेस एंड मर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फेस आया है फेसियल से, मर आया मेरिडियोनल से। ये किस में पाया जाता है, आपने पढ़ा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स Ma3B3 टाइप है तो वो फेसियल और मेरिडियोनल या फेस मर आइसोमरिज्म शो करता है। अब बच्चा ये A3B3 क्या है, स्मॉल देखो अल्फाबेट में अगर ABCD लिखा तो उसका मीन्स होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये स्मॉल a स्मॉल b मोनोडेंटेड लिगेंड है, डिफरेंट कोई लिगेंड होंगे, 3 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया, बहुत आसान, और पहला ऑप्शन रख के और भी आसान कर दिया। तो ये कोबाल्ट मेटल की जगह पे आ गया है। अमोनिया फर्स्ट मोनोडेंटेड लिगेंड है, उसकी नंबर 3 है। बी मतलब नाइट्रो, और उसकी नंबर भी 3 है। इसमें देखो 2 लिगेंड है, हो नहीं सकता। इसमें बाइडेंटेड लिगेंड 3 है, नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following will not show geometrical isomerism if all ligands are different monodentate? ठीक है साहब। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या दिया गया, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर सारे लिगेंड डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। और अब कोड नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर तो करता है लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं करता, ये आपने पढ़ा हुआ है। ऑल ऑफ दिस का मतलब नहीं। तो मुझे पूछ रहा कि नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये तो देखो बड़ी ही आसान बात हो गई कि यहाँ पर ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और ये कोबाल्ट
के साथ अमोनिया है, यहाँ क्रोमियम के साथ अमोनिया, क्रोमियम के साथ साइनो है, कोबाल्ट के साथ साइनो है। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो, पहली बात तो यही पहचान है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो या दो बड़े ब्रैकेट हो, तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरी शो करता है। ये सिंपल सी पहचान है इसकी। और उसमें अगर आप कहोगे नहीं सर रियल डेफिनेशन क्या है, टू और मोर देन टू कॉम्प्लेक्स विच हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन in complex cation and complex anion. This type of compounds known as coordination isomers and this phenomena known as coordination isomerism. तो ये पूरी बात है आपकी। बाकी आप अगर दो बड़े ब्रैकेट किसी एक कॉम्प्लेक्स में हैं तो वो कोऑर्डिनेशन शो करेगा। इसको आप ट्रिक मान लो, चाहे आप समझ लो, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जब कभी किसी भी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स आयन में H2O दिखाई दे फॉर्मूले में, तो हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म होती है। जैसे देखो यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है। अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताती क्या है कि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ वाटर डिफर करना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर कितना है, 6 है। दूसरी पेन ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स पेयर के अंदर कितना है, 6 है। यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर कितना है, 5 है। यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर कितना है, 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर 4 है। तो इसलिए ये सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या है? वर्नर थ्योरी ये कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी या प्राइमरी लिंकेज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। सेकेंडरी वैलेंसी और सेकेंडरी लिंकेज कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑलवेज निगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल या निगेटिव लिगेंड और आयन से सेटिस्फाइड हो सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं कि क्या ये बता रहा है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल। गलत। प्राइमरी वैलेंसी तो निगेटिव से सेटिस्फाइड होगी, ना तो कैटायन से सेटिस्फाइड होगी, ना तो न्यूट्रल से सेटिस्फाइड होगी। दूसरा, निगेटिव आयंस में सेटिस्फाइड आइदर प्राइमरी वैलेंसी। हाँ भाई यहाँ तक तो सही है, निगेटिव आयन में सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन ईदर लिखा है। अब ईदर के आगे क्या है, आइदर प्राइमरी वैलेंसी और बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बिल्कुल जी हाँ, प्राइमरी को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और सेकेंडरी को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। आप कहेंगे सर कैसे, कोई एग्जाम्पल दिखाइए। जी हाँ, लिखिए एग्जाम्पल। एक ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 Cl2। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 Cl जो हैं वो केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर है। और ये जो अंदर एक Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी +3 को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है और ये लीगेंड की तरह कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। सो सेकेंड ऑप्शन मेरा सही हो गया। प्राइमरी वैलेंसीज गिव शेप टू द कॉम्प्लेक्स, ये गलत हो गया क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को मोस्टली आयनाइजेबल माना जाता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती हैं, तो वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। हालांकि अंदर वाली प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, तो ये आधा पॉइंट सही भी है और आधा पॉइंट गलत भी है। जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रही हो, डबल काम कर रही हो, वो शेप डिसाइड कर सकती है। बाकी केवल प्राइमरी वैलेंसी शेप डिसाइड नहीं कर पाएगी, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइब्रिडेशन ऑफ निकिल इज DsP2। अभी ये पहले ही आपको हमने एक क्वेश्चन में करा दिया था, NiCO होल 4 का sp3 होता है। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें मैंने आपको NiCO होल 4 का sp3 एक्सप्लेन किया था
और NiCl4 का भी sp3 एक्सप्लेन किया था। तो NiCN4 अगर होगा तो DsP2 होगा। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा। तो ये NiCl4 भी sp3 है और NiCN4 DsP2 है। अगर हम लोग NiCN4 को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए NiCN4 में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हुई तो लास्ट में आ जाएगा 3D8 4S0, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब हम लोग ये 3D8 को बनाएंगे और ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से डोनेशन स्टार्ट होगा Cn के द्वारा। 4 Cn है, 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड करेंगे डोनेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस किस ऑर्बिटल में डोनेशन किया है। तो हमने देखा एक D में, एक S में और 2 P में। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? DsP2। तो आंसर मेरा कौन सा सही हो गया? थर्ड। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइब्रिडेशन ऑफ निकिल इज DsP2। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर K4 एफिशिएंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत आसान। कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखो Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड की नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं अगर कॉम्प्लेक्स में सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो। अगर सारे बाइडेंटेड हो तो बाइडेंटेड की नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, तो 2 जगह 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो K4 FeCN6 में पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसकी ऑलवेज +1 होगी। Fe की निकालनी है, साइनों पे -1 चार्ज होता है, तो 6 × -1 = 0। अब ये Fe सॉल्व करके निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। सो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? थर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 63, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता? आपने पढ़ा होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। तो 28 पहले हम लोग NiCO4 में निकालना है। 28 -0 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये आ गया सर 36। तो देखो भाई, किसी में 36 है, 2 में है, तो फिर मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं NiCN4 2- में निकालूंगा तो Z फिर से 28 आ जाएगा, बट अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसका मीन से बस वही 2 कम हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो 2 × 4, तो अब की बार सॉल्व करने में 34 आ जाएगा। तो सही आंसर होगा 36 और 34, दैट मीन्स फर्स्ट। तो 63 का फर्स्ट हो गया। 64 क्वेश्चन पे आते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट कौन है? आपको पता है विल्किंसन कैटालिस्ट होता है ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम रोडियम क्लोराइड, या फिर क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। इट इज द विल्किंसन कैटालिस्ट। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के काम में आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के काम में आता है। जिगलर नेटा कैटालिस्ट पॉलीमराइजेशन के काम में आता है। जैसे ये देखो, अगर यहाँ पे एथिल हो जाता
तो ये जिगलर-नेटा कैटालिस्ट बन जाता TiCl4 के साथ। तो अभी बाकी कोई स्पेसिफिक कैटालिस्ट नहीं बन रहा है। सो विल्किंसन कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के काम में आता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर कौन सा हो गया है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग। ये तो बायो वालों के लिए तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है? आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। और साइनोकोवैलामीन विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा P के साथ 4 और मुझे मिलेगा Q के साथ, P के साथ क्या मिला था? थर्ड, सॉरी, P के साथ थर्ड, Q के साथ क्या मिला है? Q के साथ फोर्थ, और फिर किसके साथ? R के साथ क्या मिला है? सेकंड। तो मैच करिए भाई, ये किस में आ रहा? P के साथ थर्ड 2 जगह है, Q के साथ 4 भी 2 जगह है, R के साथ सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन 65 का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, असर्शन है FeCN6 3- हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 3.87। गलत हो गई बात, क्यों? देखते हैं। FeCN6 3- में जब हम लोग ने Fe को बाहर निकाला तो पता चला Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3+ है। 1s2 से स्टार्ट किया कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 3d5 आया, 4s0, 4p0, 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 ये है। अब हम लोग ने इसका फिलिंग किया तो D के 5 ऑर्बिटल में, फिर S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल, फिलिंग करो भाई। देखो यहाँ D5 है बट Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए पेयरिंग करके फिलिंग किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ से डोनेशन स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 साइनो लोगों ने यहाँ पे डोनेशन कर दिया। वैसे तो ये इतना कॉमन एग्जाम्पल है, लगभग सभी लोग ने याद करके बैठे होंगे और उन्होंने अब तक तो मुझसे बहुत पहले निकाल दिया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो ध्यान से देख ले। अब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 1 आ रहे हैं, n बराबर 1, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू √NN+2 से जब आप निकालोगे तो 1.7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1.7 BM आएगा, बोर मैग्नेटन। यहाँ पर 3.87 है तो ये सर गलत हो गया। एंड Cn- इज अ वीक फील्ड है तो सरासर गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये बहुत, तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय Cu2+ आयन इज द मोस्ट स्टेबल। तो देखिए ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, जिसको कि हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या K से भी Ks से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में करना क्या होता है, जब हमको कोई रिएक्शन दे और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बताए तो उस रिएक्शन में ये देखना कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो राइट हैंड साइड पर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर होना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बना होना चाहिए। तो देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन राइट साइड है और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बना हुआ है। अब K की वैल्यू देखो, अब ये log K 11.6 है, तो अगर K निकालेंगे तो ये 10 टू दी पावर चला जाएगा, तो ये 10 टू दी पावर 11 की रेंज में होगा। मान लो ये x आ गया 0.6, वैसे तो log 4 = 0.6 होता है तो निकाल भी सकते हैं। मान लो यहाँ 4 आ गया तो 4 × 10 टू दी पावर 11, K = यहाँ पे देखो 10 टू दी पावर 27 चला जाएगा, एंटी लॉग लोगे, और 0.3 log 2 का वैल्यू होता है। फिर ये देखो K = ये 15 है
तो ये 10⁻15 चला जाएगा, और 0.4 फिर से 0.4 तो लगभग किसके बराबर कर लें, log 3.4771 होता, लगभग मान लो 2.5 के आसपास, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू से। और ये देखिए ये 8 है, ये पावर में चला जाएगा 10⁸, और 0.9 का हम लोग मान के चलते हैं लगभग log 8 के आसपास। तो अब ये वैल्यूज अगर आप देखो तो आपको वैसे तो कंपेयर करना केवल 10⁻, से ये 11 है, ये 27 है, 15 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, सेकेंड वाला। तो हमारा आंसर तो सेकेंड हो गया। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकेंड, उसके बाद स्टेबल थर्ड, उसके बाद स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद स्टेबल फोर्थ। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर क्या हमें जरूरी है हम एंटी लॉग लेके निकालें? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये log k की वैल्यू भी देख लो, जिसकी log k की वैल्यू सबसे ज्यादा वही उसी का स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा, तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सेकंड की log k की वैल्यू सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद थर्ड नंबर का, उसके बाद फर्स्ट नंबर का, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू कीलेशन और चिलेशन इज कॉल्ड द कीलेट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। भैया अगर आपको तो पता है स्टेबिलिटी अगर मैच करनी हो और चारों ऑप्शन में 3 में मोनोडेंटेड लिगेंड हो और किसी एक में बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, तो आप समझ जाते हो कि स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा है जिसके पास बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ड्यू टू कीलेशन इफेक्ट या ड्यू टू चिलेशन इफेक्ट। अभी यहाँ पर देखो CO है, यहाँ भी CO है, यहाँ C2O4 है, यहाँ वाटर है, तो C2O4 बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है, तो ऑब्वियस बात है कि इसी की सबसे ज्यादा होगी। हालांकि देखो मोनोडेंटेड लिगेंड में अगर साइनो हुआ तो उसी की सबसे ज्यादा हो जाती है। इवन किलेट इफेक्ट पे भी वो डोमिनेट करता है, कौन, साइनो, ध्यान रखना। तो अगर साइनो प्रेजेंट है कंपाउंड में तो साइनो ही मोस्ट स्टेबल होगा। साइनो अगर नहीं है चारों ऑप्शन में देन जाओगे पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड के साथ। तो इस तरह से बच्चा हमारा सेशन यही समाप्त होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 तक। क्वेश्चन नंबर 69 से स्वप्निल सर आपको डिस्कस करेंगे। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग का पूरा प्रयास है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएं, जिससे आपका नीट 2025 का पेपर अच्छे से हो पाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि 68 तक आपने रिस्पेक्टेड संजीव सर के साथ डिस्कशन किया। अब इसके बाद 69 ऑनवर्ड्स हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने दिया हुआ है। तो कंपाउंड दिए हैं 2 और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको यहां पे दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म इनमें जो है वो है, शो हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस सवाल में, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग जानते हैं एक बेसिक बात कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अगर हम बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं तो यहां पर डिफरेंस इन प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दोनों में है? ध्यान से देखिए, यहां पर Br है और यहां पर Cl दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही इन बोथ ऑफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया है, तो आइसोमेरिज्म कैसे हो गया? नो आइसोमेरिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कोई भी आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कोई भी आइसोमेरिज्म यहां पे नहीं है, हम इसको देखते हैं। तो यहां पे नो आइसोमेरिज्म के साथ क्वेश्चन नंबर 4 69 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगर हम आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70,
विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। तो देख लीजिए किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो किसमें आ रहा है, Zn2+ ही आंसर हो जाएगा, सब लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए क्या होता है जब हम Zn की बात करते हैं, आर्गन 4s2 3d10, तो जब Zn2+ करते हैं तो ये 3d10 हो गया है, और जब 3d10 हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए जीरो है, n बराबर जीरो है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, n टाइम्स n+2 bm, तो ये जीरो ही तो हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट इसके लिए, ठीक। तो यहां पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। निकिल की बात करते हैं तो निकिल जो होता है 4s2 3d8 हो गया, तो जब निकिल 2+ की बात करेंगे तो ये 3d8 हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर n बराबर 2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट 2.8 bm हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, मैंने कहा था जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आगे डॉट लगा के 8 या 9 लगा दीजिए, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। फार्मूला मैंने लिख ही दिया है। कॉपर 4s1 3d10 होता है, और अगर हम बात करेंगे कॉपर 2+ की तो ये 3d9 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में यहां पर भी बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n बराबर 1 आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा। क्रोमियम को देख लीजिए 4s1 3d5, तो क्रोमियम 2+ होगा 3d4, तो 3d4 अगर हो रहा है तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, n बराबर 4 हो गया। यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, आपको मैच द कॉम्प्लेक्स विद हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सवाल है। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, वाटर एज अ लिगेंड इसमें प्रेजेंट हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। तो यहां पे क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्रोमियम के लिए अभी हमने लिखा था क्या होता है 4s1 3d5, तो क्रोमियम 3+ में कितना हो जाएगा 3d3 हो जाएगा। अब 3d3 अगर d में 3 इलेक्ट्रॉन है तो नेचर ऑफ लिगेंड कोई भी हो, वैसे तो यहां पे वीक लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड कोई भी हो, हमें d ऑर्बिटल में तीनों इलेक्ट्रॉन 1 by 1 भरने ही होंगे, है ना। पेयरिंग होती नहीं है 3d3 में, कोई भी किसी भी टाइप का लिगेंड हो, आप ये बात जानते हो, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3, और यही सारी चीजें आपको किसमें मिल जाएंगी, यही सारी चीजें आपको एक्साइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चले जाएंगे। और फर्दर जो है यहां पर आप देख सकते हो जो वाटर है एज अ लिगेंड 6 लिगेंड, तो ये यहां पे H2O आ जाएंगे, सभी में H2O आ जाएंगे, H2O आ जाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन देखो D2sp3 हो रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो यहां पे 3 है, तो D2sp3 कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट का C होगा। ध्यान से देख लीजिए फर्स्ट का C मैच हो रहा है, मतलब पहले का C। अब पहले का C देखो दो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, देख लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल। पहले का C दो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक। अब जब पहले का C दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो आगे हम लोग देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं बना के। फर्स्ट का C मैंने इसीलिए लिख दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं कोबाल्ट, यहां पर अगर हम देखते हैं तो कोबाल्ट 4s2 3d7 होता है। अब आप ध्यान से देखिए Cn-1 ये उधर जाके ये कोबाल्ट पे 2+ हो जाएगा, तो कोबाल्ट 2+ हो गया 3d7 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे आप इलेक्ट्रॉन भरिए,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब की बार जो आपको देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये ग्राउंड स्टेट है। अब हमने क्या बोला कि Cn माइनस कैसा लीगेंड है, यहां Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक पेयरिंग हो जाएगी। अब आप इसको देख सकते हो, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बचा ही रहा। तो अब यहां पे 4 Cn माइनस एज एन लीगेंड यहां पर आ जाएंगे, एक डी में और बाकी जो है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो DsP2 और 1 किसमें दिया है, सेकंड का पहला, सेकंड का पहला। तो सेकंड का पहला पहले ही ऑप्शन में आपका करेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हालांकि मैं आपको एक एक ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया, देख लीजिए। तो अब आइए थर्ड में चलते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग आपसे। यहां पे निकिल का कॉम्प्लेक्स दिया है। अब यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो 2+ है, तो निकिल क्या होता है 4s2 3d 8 होता है ना। अब यहां पर अगर निकिल 2+ की बात मैं करता हूं तो ये 3d 8 हो गया है बेटा, ध्यान से देखना क्या हो गया, ये 3d 8 हो गया, देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो अब अमोनिया निकिल के साथ वीक लिगेंड है तो पेयरिंग तो करेगा नहीं। आइए जैसा है वैसा ही रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरिए, 6 7 8, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। एक एक करके भरे वो ज्यादा सही है। 6 7 8, है ना। तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ध्यान से देख लीजिए, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक। अब P के आगे भी D होगा, मैं नीचे बना दे रहा हूं, जगह नहीं है। तो अब जो 6 अमोनिया है वो कहां जाएंगे, एक यहां, 3 यहां और 2 जाएंगे इस वाले डी में, आउटर वाले में, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2 हो गई। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, देख लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही तो हैं। तो अब यहां पे बोल सकते हैं थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया, हम देखिए इसीलिए लिख रहे हैं एक एक ऑप्शन। थर्ड का जो है ऑप्शन हो गया ई, थर्ड का ऑप्शन हो गया ई। देखिए मिलाते चलिए एक एक ऑप्शन को, कोई हाइब्रिडाइजेशन आपको दिक्कत कर रही है आप मेरे साथ देख सकते हो, उसे निकालना सीख सकते हो, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे चलें, वेरी गुड। आइए चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं Mn की। तो Mn F6 4 माइनस में अगर हम देखेंगे तो Mn 2+ में प्रेजेंट, Mn जो है वो 2+ में प्रेजेंट है, ध्यान से देख लीजिए, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इसका Mn 2+ आएगा। अब Mn क्या होता है 4s2 3d 5, तो Mn 2+ क्या होगा बेटा, Mn 2+ होगा 3d 5। अब F- कैसा लीगेंड है, वीक है, तो पेयरिंग तो करेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5, अब आगे डी बना लीजिए। तो अब यहां पे देखिए 6 F- जाने हैं, तो एक यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया, 4 5 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गई और n बराबर 5 आ गया, n बराबर 5 आ गया। चौथे का बी ऑप्शन हो गया। तो यहां पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमने पूरी तरह से आपको प्रूफ करके निकाल दिया, एक एक हाइब्रिडाइजेशन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो शो करेंगे क्या, मतलब जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शो करेंगे डायामैग्नेटिक बिहेवियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर।
तो क्रोमाइट और का अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल बात है। क्रोमाइट और का फॉर्मूला FeCl2O4 होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन तो सेकंड आपका हो ही गया है। अब यहां पर हमें देखना है कि इसका रोल क्या है। देखिए, अगर हम आपसे बात करते हैं क्रोमाइट ओर के लिए, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि क्रोमाइट ओर जो है वो Na2CO3 और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम क्रोमेट बनाता है। फर्दर सोडियम क्रोमेट जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है एसिड के साथ रिएक्शन करने के साथ, है ना। और फिर जो सोडियम डाइक्रोमेट आता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं पोटेशियम क्लोराइड से, KCl से। फिर फर्दर फॉर्मेशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। हालांकि यहां पे इतना नहीं पूछा गया, यहां पे पूछा गया सिर्फ फॉर्मूला, वो मैंने बता दिया, लेकिन इसको कहां से क्या यूज करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं आपको। फिर तो सुन लीजिए, आपको आयरन, ये जो आपको क्रोमाइट दिया हुआ है, क्रोमाइट की रिएक्शन पहले सोडियम कार्बोनेट से और ऑक्सीजन से करते हैं, वहां से बनता है सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना। अब जो सोडियम क्रोमेट है उसकी रिएक्शन एसिड से करा देते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट जो है ना, ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसकी रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो फर्दर फॉर्मेशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो हम कह सकते हैं फॉर मेकिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट हम इसका यूज कर सकते हैं। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना रहे हैं फाइनली, है ना, इससे यही बनता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट इनडायरेक्टली या हम बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि जो सोडियम है उसका क्रोमेट बन रहा है, सोडियम का डाइक्रोमेट बन रहा है, तो तमाम सारी चीजें इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खैर यहां पे इतना पूछा नहीं था, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो अगर होमो मीन्स, तो यहां पे ध्यान रखना, वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, एक ही काइंड के डोनर ग्रुप अगर होते हैं तो वो आते हैं होमोलेप्टिक में, है ना। अर्थात ऐसे समझो, एक तरह का, एक ही प्रकार का लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वो होमोलेप्टिक है, एक से ज्यादा तरह के हैं हेट्रोलेप्टिक है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देखो H2O है, NH3 है, Cl है, ये हेट्रो है, एक से ज्यादा है ना, हेट्रोलेप्टिक। यहां भी एक से ज्यादा तरह के हैं हेट्रोलेप्टिक, यहां पे कार्बोनेट है, अमोनिया है, हेट्रोलेप्टिक। ये देखो एक ही तरह का है होमोलेप्टिक, थायोसाइनेटो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्या होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? मैंने अभी बताया। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते क्या है? मैंने आपको अभी बताया। क्या होते हैं? जिसमें एक ही तरह के डोनर एटम प्रेजेंट हो, वो जो है वो क्या कहलाते हैं? होमोलेप्टिक। तो इसके साथ मैं फोर्थ ऑप्शन के साथ जाऊंगा 73 में। 73 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑल द लैंथेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। बहुत ही गलत बात हो गई, यहां पर एक्टिनॉइड लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना, तो यही गलत हो गया, इनकरेक्ट। अब जरा इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। प्रोमीथियम जो है वो एक लैंथेनॉइड होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना, प्रोमीथियम। तो यहां या तो सिर्फ प्रोमीथियम लिखा होता तो सही हो जाता, तो ये तो गलत है। आइए और स्टेटमेंट भी देख लें। एक एक स्टेटमेंट की एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लैंथेनॉइड्स आर 14, ठीक है, इन नंबर, बट देयर स्टडी इंक्लूड्स लैंथेनम ऑल्सो एंड वी स्टडी 15 एलिमेंट्स। देखिए जब हम लोग साइज की बात करते हैं तो जो ट्राईवैलेंट कैटायन हम लोग लेते थे, है ना, लैंथेनम ट्राईवैलेंट कैटायन से ल्यूटेशियम ट्राईवैलेंट कैटायन तक हम लोग लेते थे, तो इसकी जो रेडियस होती थी 107 pm, इसकी 87 pm होती थी, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे ट्राईवैलेंट कैटायन में जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता था, और जो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड होता था
वो मोस्ट बेसिक हो जाता था। और ध्यान करिए जो ल्यूटेशियम का है वो क्या हो जाता था, वो लीस्ट बेसिक हो जाता था। तो इसका जो स्टडी है वो बिल्कुल बात सही कह रहा है। ये मैंने आपको इसीलिए करके दिखा दिया कि हम लोग लैंथेनम को भी कंसीडर करते हैं जब प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी को देखने का काम हम लोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑल लैंथेनाइट्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक बात है, थर्ड ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। एंड 6 पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी बात ठीक है। द मेन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कुछ लैंथेनॉइड जो होते हैं वो +4 भी शो करते हैं। मेरी ट्रिक सबको पता है, सिप्रा टीवी नहीं देखो वरना आंखें 4 हो जाएंगी, +4। ये भी यूं समझे 2 बार, ये जो 3 है ना। अभी आगे बताऊंगा, एक सवाल है उसमें भी। सिप्रा टीवी नहीं देखो, चलो देख लो आप भी इधर। ये जो होते हैं ये +4 ऑल्सो शो करते हैं। इसी की ट्रिक मैंने बताई, सिप्रा टीवी नहीं देखो, है ना। हालांकि कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। तो ये तीनों सही है, पहला वाला गलत है तो इनकरेक्ट हो गया पहला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी पॉइंट में आगे चलें, क्या आगे चलें? आगे चलें, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट डज नॉट फॉर्म Ln4+। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपसे कहा था, कौन सा लैंथेनॉइड Ln4+ नहीं बनाता है। देखिए जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। क्या होती है? +3 होती है। तो आइए हमें देखना है कि कौन से ऐसे हैं, कौन से ऐसे हैं जो अगर हम देखें कौन से ऐसे हैं जो +4 शो करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो +2 शो करते हैं। ठीक है, तो हम आपसे बताना चाह रहे हैं। है ना, ये जो है ये +4 ऑल्सो शो करते हैं, है ना। ये देख लीजिए ध्यान से, और इसको मैंने लिखा है सिप्रा टीवी नहीं देखो। ध्यान से देख लीजिए, सिप्रा टीवी नहीं देखो, ये क्या शो करते हैं? ये +4 ऑल्सो शो करते हैं। +3 तो करते हैं, +4 भी करते हैं। और ये 3 होते हैं, ये +2 ऑल्सो शो करते हैं। तो देख लीजिए यहां पे कह रहा है कौन नहीं बनाता है, तो इसमें सीरियम दिया है, क्या बनाता है? बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। टर्बियम दिया, बिल्कुल बनाता है। ल्यूटेशियम नहीं बनाता है। ध्यान से देखिए, ल्यूटेशियम है क्या? इसमें नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 4th ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 75 में हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर 4। इसी में सवाल आ सकता है कौन सा +2 नहीं फॉर्म कर सकता है, तो ये 3 दिए होंगे। समझ में आ रहा है? तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसका आंसर तो हमें मिल ही गया, लेकिन हम लोग, हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो, ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है।